आज की इस वीडियो में हम आर्ट एजुकेशन जो सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है उसकी वीवीआई टॉपिक्स देखेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी जो कि आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है। तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और एक बात की, इस वीडियो के अंदर पूरी जो आपका पूरा सिलेबस है आर्ट एजुकेशन का यूनिट 1 से लेके 5 तक का, तो पूरा सिलेबस है एक तरह से आप कह लीजिए, उस पूरे को ही आपको यहाँ पर निचोड़ मिल जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो का एक एक टॉपिक देखिए क्योंकि एक एक टॉपिक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन बन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को और इस एक ही वीडियो में आपकी फाइनल रिवीजन हो जाएगी आर्ट एजुकेशन के पेपर के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आप देख लें कि अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपने ना पढ़ा हो तो अभी भी आप उस टॉपिक को तैयार कर लें और पेपर के लिए फाइनल रिवीजन कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे और पहला जो टॉपिक है आपका वो है कला और शिक्षा में कला की समझ। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो है आर्ट और एक है आर्ट इन एजुकेशन। तो इन दोनों का क्या मतलब होता है ये पढ़ के जाइएगा कि आर्ट जो है वो तो एक आर्ट है ही, लेकिन शिक्षा में आर्ट वो है जो हमने एजुकेशन के अंदर आर्ट को इंटीग्रेट कर दिया, जोड़ दिया। तो इस तरीके से आपको ये पढ़ के जाना है। या तो इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकता है या दोनों के अंदर रिलेशन भी पूछ सकता है या अलग अलग दोनों आ सकते हैं। तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता, अभी तक नहीं पढ़ा है आपने, तो आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख लो यूनिट 1 की। वहाँ पर अच्छे से सारे टू द पॉइंट क्लियर कर रखे हैं कॉन्सेप्ट को कि आर्ट क्या होता है, अगर सिर्फ आर्ट पूछे तो क्या लिखना है और अगर आर्ट इन एजुकेशन पूछे तब क्या लिखना है। ठीक है, तो इन दो कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है एस्थेटिक यानी कि सौंदर्य शास्त्र। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो ये पूछ लेंगे कि सौंदर्य शास्त्र होता क्या है, एस्थेटिक होता क्या है। तो आप उसमें बता दीजिए सौंदर्य शास्त्र का मतलब है ऐसी चीज़ें जो दिखने में मतलब आपको सुंदर लगे बाहरी रूप से, जो आकर्षित करे चीज़ों को। तो ये होता है सौंदर्य शास्त्र की समझ। तो इसके अंदर जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो है शैक्षिक उपयोगिता कि जो सौंदर्य शास्त्र है उससे शिक्षा में क्या उपयोग है, बच्चे के लिए हम किस तरीके से यूज़ करेंगे इसको। तो इससे ये होता है कि सौंदर्य शास्त्र अबोध होने से एकीकरण की समझ बढ़ती है, हम उस सुंदरता को हर जगह यूज़ कर पाते हैं। जैसे आर्ट के थ्रू हम सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हैं ना, आर्ट और शिल्प से रिलेटेड। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एकीकृत कर सकते हैं बाकी चीज़ों को, अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकता है बच्चा अगर उस अंदर सौंदर्य शास्त्र की बौद्ध है तो। फिर सृजनात्मक चिंतन बढ़ता है, उसकी थिंकिंग स्किल जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो जाती है। और कार्य की सराहना, जब कोई सुंदर या अच्छी चीज़ वो बाहर से देखता है किसी और की हुई तो वो उनकी सराहना करना सीखता है। तो शिक्षा के अंदर ये सारे जो इसके उपयोग होते हैं। अगर डीपली आपको ये पढ़ना है ये सारी चीज़ें तो आप यूनिट 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट और लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी। तो वहाँ से जाकर आपको यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 जो भी यूनिट आपको लग रहा हो कि आपने ठीक से नहीं पढ़ा है तो वहाँ से जाकर आप एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक है दृश्य और प्रदर्शन कला। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट क्या होता है, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए और साथ ही साथ महत्व, इन दोनों की क्या महत्व है शिक्षा के अंदर बेसिकली। ठीक है, उसके बाद कला एकीकृत शिक्षा व महत्व। कला एकीकृत शिक्षा क्या होती है, कला विषय को अन्य विषयों के साथ क्या करना है, जोड़ना है, एकीकृत करना है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, एकीकृत क्या होता है। मान लीजिए हमने आर्ट के थ्रू कोई चार्ट पेपर बनाया और अब हम उस चार्ट पेपर से एसएसटी पढ़ा रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इसका महत्व क्या है, बेसिकली ये पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इससे तो कल्पना शक्ति बढ़ती है बच्चों की, सौंदर्य की अनुभूति होती है, ये सार्थक बनाता है चीज़ों को, रुचि डेवलप करता है और मनोरंजक होता है, इंटरटेनिंग होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर ले सकते हो। उसके बाद यूनिट 1 में लास्ट टॉपिक है आपका शैक्षणिक विचारक। तो यहाँ पर कुछ थिंकर्स के नाम हैं और आपके सिलेबस में टोटल 6 नाम दिए हुए हैं।
तो इनमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वो भी आपको बता दूंगी और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी बता दूंगी। तो देवी प्रसाद और रविंद्रनाथ टैगोर क्योंकि इंडियन ही थिंकर्स हैं तो इन दोनों को तो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद जॉन डेवी और हावर्ड गार्डनर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास है टाइम आप याद कर सकते हो तो इलियट एइशनर और विक्टर लवनफोल्ड को पढ़ लीजिएगा। बाकी इनको तो ज़रूर पढ़ के जाइए। और एक ट्रिक ये भी है, मान लीजिए आपने पेपर में कुछ भी नहीं पढ़ा या याद नहीं आ रहा, आप सब कुछ भूल गए कोई भी, तो आपको इतना तो ध्यान होगा ना कि ये जो नाम है वो कला से रिलेटेड है। तो आप लिख दीजिए ये महान कलाकार थे, इन्होंने चित्र बनाए और कला शिक्षा को प्रमोट किया। तो ऐसी ऐसी बातें तो जनरल होती हैं, तो वो आप किसी भी थिंकर के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी अभी आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका कला का अन्य विषय के साथ एकीकरण, इंटीग्रेशन। तो कौन कौन सी आपको सब्जेक्ट के साथ ज़्यादा ध्यान रखना है? एक तो लैंग्वेज के साथ, और सामाजिक अध्ययन एसएसटी के साथ, विज्ञान और गणित। तो इन 4 विषयों के साथ किस तरीके से आप कला को एकीकृत करोगे, ये पॉइंट्स जो है आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो से जाकर भी देख सकते हो। और अगर आपको ऑलरेडी आता है, आपकी किताब में है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। अब इसके बाद देखिए लेसन प्लान जो है ना, पाठ योजना, वो सिंपल सी नहीं आने वाली। लेसन प्लान अगर आएगा तो आएगा इंटीग्रेटेड। तो वहाँ पर आपको कला को किसी भी विषय के साथ एकीकृत करके लेसन प्लान डेवलप करना होगा। तो ध्यान रखिएगा कि सिर्फ आर्ट का लेसन प्लान पढ़ के मत जाना, आर्ट को इंटीग्रेट करना है किसी और सब्जेक्ट से और उसका लेसन प्लान जो है आपको बनाना है। ये वहाँ पर पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो अगर आपको इंटीग्रेशन वाला लेसन प्लान बनाने आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट करके बता दीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि जो लेसन प्लान है आर्ट का किसी और विषय के साथ इंटीग्रेट करके वो मैं आपको डिलीवर कर दूँगी वीडियो के थ्रू। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, या तो आप कहीं से भी तैयार कर लीजिए अगर आपके पास है तो, पर ध्यान रखिएगा कि आर्ट से रिलेटेड जो लेसन प्लान आएगा वो एकीकृत वाला ही आएगा, इंटीग्रेशन वाला ही आएगा। अब आगे देखिए संग्रहालय इमारतें जो होती हैं हमारी पुरानी, महान कलाकार होते हैं जैसे राजा रवि वर्मा हो गए, इनकी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, और फिल्म वगैरह जो है। तो अधिगम में इनका क्या महत्व है आपको ये बताना है। अधिगम यानी लर्निंग में जो बच्चा सीखता है, पढ़ता है, या विद्यालय के अंदर शैक्षिक संस्थान में इन चीज़ों की क्या महत्वता है। तो सबसे पहले आपको कुछ नाम भी याद होने चाहिए, जैसे संग्रहालय में आपको दिल्ली का म्यूज़ियम याद होना चाहिए, आर्काइव जो म्यूज़ियम है वो पता होना चाहिए। इमारतों में आप कुतुब मीनार, लाल किला वगैरह लिख सकते हो। महान कलाकार में आप 2-4 नाम लिख दीजिए, सुधा चंद्रन हो गए हमारे, और राजा रवि वर्मा। फिल्म में आप कुछ ऐसे ऑथेंटिक फिल्म्स लिख दीजिए जो शिक्षण से रिलेटेड हो, जैसे 3 इडियट हो गया जिसमें रोड प्रणाली को बहुत ही ज़्यादा हतोत्साहित किया गया था। और भी कुछ मूवीज़, आप तारे ज़मीन पर, ऐसी मूवीज़ लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे महत्व क्या होता है टीचिंग लर्निंग में, एक तो ये इंटरेस्टेड होती हैं ये चीज़ें, फिर ये जीवन पर्यंत स्मृति रहती है, मेमोरी बहुत टाइम तक रहती है जब हम मूवी के थ्रू या किसी चीज़ को देख कर पढ़ते हैं। फिर सामाजिक विकास होता है, हम समाज से जुड़ पाते हैं। नैतिक विकास भी मूवीज़ वगैरह के थ्रू होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका पुरातात्विक सर्वेक्षण, यानी कि आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है? गड़े मुर्दे उखाड़ना, एक तरीके से यही होता है। तो पुरानी चीज़ों को निकाल के देखना, खोद कर देखना ज़मीन को कि क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इससे कला को समझने में हमें क्या फ़ायदा है, या फिर कला के किस आयाम को हम समझ पाते हैं सर्वेक्षण के थ्रू। तो फर्स्ट तो स्थानीय नृत्य की समझ बनती है हमारी। जितना ज़्यादा हम डीपली अध्ययन करते हैं किसी संस्कृति को, तो वहाँ की कलाओं की, वहाँ के नृत्य की समझ हमें पता चलती है। हस्तकला पर, बल्कि जो पुराना टाइम था वहाँ पर कोई औजार मशीनें तो नहीं थी, तो हाथों से जो चीज़ें बनाई जाती थी उसका हम प्रमोशन देखते हैं। पारंपरिक चित्र किस तरीके से बनाए जाते थे, किस तरीके से ड्रॉ किए जाते थे, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। स्वस्थ मनोरंजन होता है, और प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किस तरीके से किया जाए ये भी हमें क्या होता है सर्वेक्षण के थ्रू ही पता चलता है। जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे कहते हैं कि पुराने टाइम पर ईंटों से गुफाओं में खुरद जो है चित्र बनाए जाते थे। तो आज के टाइम पे भी आप देखोगे कि कई ऐसी वॉल पेंटिंग्स होती हैं जो पेंटिंग को खुदाई, मतलब दीवार के अंदर ही ऐसी खुदाई कर करके डिज़ाइन बने होते हैं, आपने देखे होंगे। कुछ टाइल्स भी होती हैं ऐसी। तो इस तरीके से जो कला का एक आयाम है वो हमें देखने को मिल जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे के थ्रू।
अब देखिए यूनिट 3 को, यहाँ पर आपका जो दृश्य कला से रिलेटेड है, तो यहाँ पर दृश्य कला के विभिन्न साधन और विधियाँ दोनों चीज़ें पढ़ के जानी है। या तो वो खुद भी दे देंगे या सिर्फ आपसे ही पूछ लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। तो साधन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि दृश्य कला होता क्या है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि दृश्य कला और प्रदर्शन कला दोनों पढ़ के जाना है। तो दृश्य कला वो होती है जो आपके चित्र हो गए, पेंटिंग हो गए, मूर्ति हो गई, जो चीज़ें आप हाथों से बनाते हो और विजुअली हमको दिखाई देती है सामने, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से साधन होते हैं हमारे, पेस्टल कलर हो सकते हैं, पोस्टर रंग, मिट्टी यानी क्ले, रंगोली की सामग्री, एक्रिलिक रंग। तो इन रंगों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाइएगा पेपर में। तो ये तो हो रहा है साधन। अब बात करें विधियों की, तो हम दृश्य कला में कौन कौन सी मेथड यूज़ कर सकते हैं। हम चित्रकारी कर सकते हैं, कोलाज बना सकते हैं, कठपुतली बना सकते हैं, मुखौटे, पेपर मैशी यानी लुगदी बना सकते हैं, क्ले मॉडलिंग, पेपर क्राफ्ट। तो ये सारी विधियां हैं जिनके माध्यम से हम दृश्य कला की जो वस्तुएं हैं वो बना सकते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें कि गतिविधि फाइल का संरक्षण किस तरीके से किया जाएगा। तो क्वेश्चन आने का चांस है क्योंकि सिलेबस के अंदर है ये आपके। तो आपने खुद भी देखा होगा, अगर आपने अपनी एक्टिविटी फाइल बनाई होगी आर्ट की, तो किस तरीके से आपने उसको संरक्षित रखा होगा। तो पहली चीज़ तो अच्छे कागज़ों का प्रयोग करेंगे। आपने ज़रूर A4 शीट, मोटे मोटी शीट यूज़ की होगी ना, 10-10 रुपये के जो पेज आते हैं, ताकि हम लॉन्ग टाइम तक उसको सिक्योर करके रख सकें। फिर मजबूत फोल्डर, उसका जो फोल्डर होगा जिसमें वो पेज लगाए जाएंगे वो भी काफ़ी मजबूत होगा, या आपने खुद बनाया भी होगा DLED के अंदर जब आप DLED कर रहे हैं। तो उसके बाद नमी से बचा के रखना है, पानी वगैरह से, और क्रमानुसार आपने चीज़ें लगाई होंगी कि पहले पे ये आएगा, सेकंड पे ये, ताकि ढूंढने में आसानी हो, पूरी फाइल ना पलटनी पड़ जाए हमें किसी भी एक चित्र को ढूंढने के लिए। तो इंडेक्स वगैरह प्रॉपर जो है उसके अंदर क्रमानुसार बने होने चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, क्षेत्रीय कला रूप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि रीजनल जो आर्ट ए फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं। तो आप देखेंगे रीजनल का मतलब है, क्षेत्रीय का मतलब है जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से रिलेटेड हो, ठीक है। तो जैसे कि अब यहाँ देखिए आप, दीवार कलाकृतियाँ की, दीवारों पर पेंटिंग बनाना। तो अगर इसकी हम क्षेत्रीय कला की बात करें तो बिहार में मधुबनी जो पेंटिंग है ना वो दीवारों पर बनाई जाती है, आपने देखा होगा अगर आप उस साइड कभी गए हो तो। उसके बाद फ्लोर पेंटिंग यानी जो फ्लोर पे बनाई जाती है, जैसे रंगोली वगैरह इसके अंदर आ सकता है। और बिहार के अंदर अल्पना नाम से फ्लोर पेंटिंग जो है वो की जाती है। फिर दीवार भित्ति चित्र भी होते हैं, रिलीफ भी एक तरह से दीवार पे ही बनाया जाता है, बस ये उटेर के बनाया जाता है बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्षेत्रीय कला रूप के अंदर आ जाएंगी। इसके बाद एक दृष्टांत और क्रॉमिक स्ट्रिप और स्क्रोल, इन तीनों के माध्यम से किस तरीके से आप जो है क्लासरूम के अंदर पढ़ाओगे या अधिगम शिक्षण कराओगे, ये भी थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि सिलेबस में है तो छोड़ नहीं सकते इसको। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप चाहो तो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख लो, वहाँ पर इसको डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आइए यूनिट 4 पर, और ये आपका पूरा म्यूज़िक से रिलेटेड है यूनिट। तो विभिन्न प्रकार के गीतों को पढ़ के जाइएगा। लोक गीत क्या होते हैं, जो किसी लोकल एरिया के होते हैं। देशभक्ति जिसमें वीर रस होता है, और भक्ति गीत होती है जिसमें आपके क्या हो, भक्ति से ओतप्रोत गीत हों, और क्षेत्रीय गीत जो क्षेत्रों में गाए जाते हैं। तो लोकगीत जैसे यूपी का लोकगीत है कजरी, ठीक है। तो 2-4 एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। और देशभक्ति गीत तो इतने सारे हैं, हम बहुत सारे सुने होंगे आपने, तो वही लिख दीजिएगा। जैसे हम होंगे कामयाब, काफ़ी फेमस है गिरिजा कुमार माथुर का, तो ये आप एग्जाम्पल में डाल सकते हो। और भक्ति गीत में जागरण वगैरह होते हैं, तो आपने जो भी माता रानी के गाने सुने हो जो फेमस हैं काफ़ी ज़्यादा, आप वो इनमें एग्जाम्पल में डाल सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। बल्कि जब आप ओरिजिनल डालते हो ना एग्जाम्पल्स, तो एग्जामिनर आपको और अच्छे मार्क्स देता है, ये रियलिटी है। तो ठीक है, अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में चलाइएगा, और जो रियल एग्जाम्पल्स होते हैं रियल लाइफ के, उन चीज़ों का यूज़ जो है आप ज़्यादा कीजिएगा। फिर है ध्वनि द्वारा कहानी निर्माण की। ध्वनि के द्वारा हम कहानी किस तरीके से निर्माण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहानी चल रही है, तो उसमें ध्वनियों का प्रयोग करना है। जैसे अगर पानी गिर रहा है तो उसकी कलकल की आवाज़ आ सकती है, हवा तेज़ चल रही है तो उसकी आवाज़ निकालना। अगर शेर पीछे से आया और वो दहाड़ रहा है, तो आप क्लासरूम में क्या कर सकते हो, उसका डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो कि शेर की तरह दहाड़ कर दिखाओ। तो ध्वनियों का यूज़ करना है कहानी बनाने के लिए या फिर सुनाने के लिए। उसके बाद है नृत्य और नाटक। तो डांस और जो नाटक होते हैं जिसमें रोल प्ले वगैरह होता है, ये दोनों क्या होते हैं,
इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो देखिएगा, बाकी आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। फिर है आपका कठपुतली, कि कठपुतली होती क्या है और इसकी बनाने की विधि। तो अगर आपको कठपुतली बनाना नहीं आता, कैसे बनाते हैं इसकी विधि को, तो आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख लो, वहाँ पर मैंने मोजे वाली जो कठपुतली होती है वो कैसे बनती है स्टेप वाइज पूरा बता रखा है कि किस तरीके से जो कठपुतली है वो बनाई जाएगी, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। अदरवाइज अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट है आपका प्रदर्शन कला का अन्य विषय के साथ एकीकरण। तो दोबारा इंटीग्रेशन आ गया। देखो इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो आना ही आना है। यहाँ पर इन्होंने पूछा है प्रदर्शन कला, तो ध्यान रखना परफॉर्मिंग आर्ट को इंटीग्रेट करना, इसमें पेंटिंग वेंटिंग मत डाल देना। प्रदर्शन कला वो होता है जो सामने स्टेज पर होता है या सामने से हमें परफॉर्म करके दिखाया जाता है। तो इसलिए हम भाषा में रोल प्ले, नृत्य, नाटक, काव्य ये सब करा सकते हैं पोएम वगैरह पढ़ाने के लिए। और सामाजिक विज्ञान में भी हम राजा महाराजाओं का रोल प्ले करा सकते हैं। विविध प्रकार के नृत्यों को दिखा के बता सकते हैं कि इस एरिया में ये वाला नृत्य होता है। घटना ड्रामा करा सकते हैं। विज्ञान के लिए हम जागरूकता वाला ड्रामा करा लिया, पेड़ वगैरह से रिलेटेड। मंचन हो गया, काव्य हो गया, तो कविताएं भी बनाई जा सकती है साइंस के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो इस तरीके से परफॉर्मिंग आर्ट जो है वो इंटीग्रेट हम कर सकते हैं अदर जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनके साथ। अब देखिए यूनिट 5 में है आपका इवैल्यूएशन से रिलेटेड है ये यूनिट। तो कला एकीकृत मूल्यांकन जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है कि जो कला की चीज़ें होती है उनसे हम क्या करें, बच्चों का इवैल्यूएशन करें। तो इससे तो पहली बात इसका महत्व क्या है, इससे सृजनात्मकता का विकास होगा, रुचिकर होता है, ये सरल होता है, मनोरंजक होता है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं। उसके बाद आप CCE पढ़ के जाइएगा कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए उपयुक्त तो उपकरण, तो टूल्स कौन कौन से हैं हमारे, एक तो हो गया प्रोजेक्ट और दूसरा है एनेक्डोटल रिकॉर्ड यानी उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। तो ये दोनों पढ़ के जाइएगा, पूरे चांसेस है इन दोनों में से एक तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अब आगे है कला एकीकृत शिक्षा का बालकों की सफलता के साथ संबंध, कि अगर हम आर्ट को इंटीग्रेट करके पढ़ा रहे हैं तो बच्चों की सफलता के चांसेस किस तरीके से बढ़ जाते हैं या फिर नए नए दरवाजे खुल जाते हैं। तो पहला तो क्योंकि बच्चों को वास्तविक ज्ञान मिल जाता है तो ये उनके जीवन में सफल होने में सहायता प्रदान करता है। फिर बच्चों को अपने जीवन से आनंद मिलता है, वो खुश होते हैं, कॉन्फिडेंस आता है। व्यवसाय का विकल्प मिल जाता है आर्ट के अंदर। आपके अंदर अगर कोई भी स्किल है वो डेवलप हो जाती है तो आप उसको अपने व्यवसाय के रूप में भी चुन सकते हो और सफल बन सकते हो। कौशल उजागर की कोई भी छुपी हुई कला है अगर आपके अंदर तो वो बाहर आती है। और सामाजिक विकास आपका होता है तो सामाजिक कार्यों में भी आप लग सकते हो। तो इस तरीके से जो सफलता है वो बालकों की आर्ट के थ्रू जो होती है डेवलप होती है। तो ये आपके यूनिट 1 से लेके 5 तक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे। साथ ही साथ मैंने एक्सप्लेनेशन भी करने की कोशिश की है, बट बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, सिर्फ इतना किया है कि आपको समझ आ जाए फाइनल रिवीजन की तरह। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे तो आपको एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख लेनी चाहिए, अभी आपके पास टाइम है। और इंटीग्रेटेड लेसन प्लान बनाना सीख लीजिएगा। और बाकी मैंने सारे यूनिट के इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी हैं। तो आपको कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।